हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू एंड ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यार हमारी क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का 4th चैप्टर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। बीच में इस चैप्टर का नाम चेंज करके यूनाइटेड नेशंस भी कर दिया गया था, राइट। तो हम इस चैप्टर में आज यही डिस्कस करने वाले हैं कि यूनाइटेड नेशंस एग्जैक्टली है क्या, क्यों हमें ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की या बॉडीज की जरूरत होती है, कैसा इसका स्ट्रक्चर था, ये कैसे बनी, एटसेट्रा। वो सब कुछ आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक वन शॉट लेक्चर होगा। नोट्स को यार मैंने एनसीईआरटी का जितना भी इंपॉर्टेंट पार्ट है साथ के साथ कुछ और रेफरेंसेस को यूज करके अपडेटेड डेटा के साथ मैंने प्रॉपर्ली नोट्स को बनाया है। और नोट्स कुछ इस तरीके से बनाया कि हर टॉपिक के लिए कुछ पॉइंटर्स होते हैं एंड उन पॉइंटर्स को भी डिफाइन करने के लिए बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो अब ये नोट्स मिलेंगे कहाँ पे? ये आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेंगे और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच है, आप वहां से जाकर के उसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके अलावा हम थ्योरी के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ते चलेंगे कि कहाँ से बोर्ड्स में क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। उसके साथ साथ हमारे पास कार्टून बेस्ड क्वेश्चन का 5 नंबर का पूरा क्वेश्चन आता है, तो उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे इस चैप्टर का, तो वो भी हमारा साथ के साथ निपट जाएगा, ठीक है। तो वन शॉट का मतलब एक्चुअली में ही वन शॉट है कि आपकी थ्योरी हो रही है, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो रहे हैं, आपका कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस हो रहा है। इसके अलावा भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज है तो वो सब कुछ इस वीडियो में मिलेगी एंड आई कैन गारंटी यू कि इस वीडियो के बाद कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले मेरा गला थोड़ा सा खराब है, थोड़ी सी जुकाम लगी हुई है, तो प्लीज यार उसको थोड़ा सा ऐसे साइड करके सारी चीजों को समझने की कोशिश करना, ठीक है। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है एवोल्यूशन ऑफ यूएन। यूएन बना कैसे, ठीक है। देखो, जैसे हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे नेशनल गवर्नमेंट है और उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट्स है, ठीक है। दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट इसीलिए है कि अगर दो स्टेट के बीच में कोई इशू हो गया तो कौन रिजॉल्व कराता है? नेशनल गवर्नमेंट कराती है, ठीक है। सिमिलरली जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, जहां एक साइड 4 से 5 कंट्रीज थी, दूसरी साइड 4 से 5 कंट्रीज थी, तो लोगों ने ये रियलाइज किया कि यार एक ऐसी इंटरनेशनल या ग्लोबल लेवल के ऊपर बॉडी होनी चाहिए कि अगर दो से ज्यादा कंट्रीज के अंदर कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो उसको रिजॉल्व कराने के लिए एटलीस्ट हमारे पास एक मैकेनिज्म, ठीक है। तो जैसे ही वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होता है, एक बॉडी बनाई जाती है लीग ऑफ नेशन, LON, 1919 के अंदर। और उसका ऑब्जेक्टिव यही था कि यार एक बार हो गया वर्ल्ड वॉर, अब आपको ये मेक श्योर करना है कि दूसरा कभी ऐसा वर्ल्ड वॉर ना हो रहा, ठीक है। लेकिन ये जो कोर जो इसका ऑब्जेक्टिव था, इसके अलावा भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे, लेकिन जो कोर ऑब्जेक्टिव था उसको फुलफिल करने में ये फेल हो जाते हैं क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 हो जाता है 1939 के अंदर, ठीक है। अब जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होता है 1945 में, तो अब दोबारा से वही सेम क्वेश्चन आता है कि हमारे पास एक इंटरनेशनल बॉडी होनी चाहिए, तो फिर यूनाइटेड नेशन को बनाया जाता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ये सक्सेसर ही थी लीग ऑफ नेशंस की, जो कभी 1919 के अंदर बनी थी, ठीक है। तो ये 1945 में स्टैब्लिश होती है। कुछ 51 कंट्रीज यूएन चार्टर को साइन करके इसको स्टैब्लिश करती है, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन आता है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत क्या है। तो जैसा मैंने पहले आपको बताया कि अगर मेंबर स्टेट्स में कोई कंफ्लिक्ट है तो उसको पीसफुली सॉल्व किया जा सकता है। ये ऑर्गेनाइजेशन हमें वो प्लेटफॉर्म देता है कि जहां पे बातचीत हो सकती है, दोनों कंट्रीज के डेलीगेट्स आकर के किसी टॉपिक के ऊपर नेगोशिएट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, दूसरा, अब बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो कोई एक कंट्री केटर नहीं कर सकती है। फॉर एग्जांपल ग्लोबल वार्मिंग है ना, जब तक सारी दुनिया के अंदर जितनी भी कंट्रीज हैं वो अपना खुद का कार्बन एमिशन कम नहीं करेंगी, ग्लोबल वार्मिंग नहीं खत्म होगी। सेम गोज फॉर पोल्यूशन, ठीक है। सेम गोज फॉर टेररिज्म। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंट में हमारे पास एग्जांपल आया था कोविड-19 का, राइट। एवरीवन हैज टू कोऑपरेट कि अपने बॉर्डर्स बंद कर दिए, अपने लोगों को सैनिटाइज किया, अपने लोगों को वैक्सीन्स दी, है ना। तो ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म हो सकता है जिसपे वो सारी इंफॉर्मेशन और आइडियाज इंप्लीमेंट हो सकते हैं, कॉपरेट हो सकते हैं, उनके ऊपर बातचीत हो सकती है और उनके ऊपर डिसीजंस लेकर के उनको इंप्लीमेंट भी किया जा सकता है, ठीक है। अब दूसरा, ये बेसिकली एक मैकेनिज्म दे देता है, एक रूल दे देता है, ब्यूरोक्रेसी दे देता है। यूएन सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, उसके नीचे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई है। फॉर एग्जांपल पोल्यूशन के लिए जो ये इश्यूज है उनके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को बना दिया, बच्चों को लेकर के एक चाइल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बना दी, हेल्थ को लेकर के WTO बना दिया। ऐसे ऐसे करके इसकी ये एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके नीचे बहुत सारे और छोटे छोटे ऑर्गन्स या इसकी और छोटी छोटी बॉडीज है जो किसी एक या उससे ज्यादा फील्ड्स के अंदर काम कर रही होती है, ठीक है। अब इसका खुद का एक अच्छा खासा स्टाफ भी होता है, सॉरी स्टाफ इज ए रॉन्ग टर्म, बट इसमें सभी कंट्रीज के कुछ ना कुछ लोग यहाँ पर पे हर साल जुड़ रहे होते हैं, प्रॉपर ऐसे काम कर रहे होते हैं, सो दैट सभी नेशंस को साथ में कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यहाँ पे हमारे हक की बात हो सकती है, यहाँ पे हमें जस्टिस मिल सकता है, ठीक है। तो यूएन के क्या ऑब्जेक्टिव्स थे भैया? सबसे पहला तो यही था कि किसी भी इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट को होने से प्रिवेंट करना है ताकि मेंबर स्टेट्स बातचीत से ही उस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर पाए। दूसरा, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करना है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड,
ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन काफी बार आता है कि आपको कोई भी 2 या 3 ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं, आप इसको भी लिख सकते हो, और ये जो पिछली स्लाइड पे हमने पढ़ा नीड्स, इसको भी आप उसमें ऐड करके अच्छा आंसर बना सकते हो। ठीक है, तो दैट वाज अबाउट कि यूएन कैसे एस्टैब्लिश हुई, क्या उसकी नीड थी और क्या उसके ऑब्जेक्टिव थे। अब थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर को अगर हम पढ़ते हैं तो मेजरली इसको 6 कैटेगरीज में कैटेगराइज करके स्ट्रक्चर किया जा सकता है। सबसे पहला है जनरल असेंबली, यानी जनरल, ठीक है, जितने भी मेंबर्स हैं आज के टाइम पे यूनाइटेड नेशन के अंदर लगभग 193 मेंबर्स हैं, तो यहाँ पे 193 जो कंट्रीज है उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं और हर बंदे के पास एक वोट होती है। ठीक है, कि जनरल क्लासरूम है जिसमें सब लोग आ रहे होते हैं। ओके, दूसरा है सिक्योरिटी काउंसिल, यानी ये है आपके मॉनिटर्स। ठीक है, अब सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, 5 हैं जो परमानेंट है, फॉर एग्जांपल ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए, चाइना और रशिया। परमानेंट होने का फायदा ये है कि इनके पास है एक पावर, भैया वीटो पावर। ठीक है, ये क्या है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं जो हर 2 साल के अंदर चेंज होते रहते हैं। ठीक है, थर्ड अगर हम बात करते हैं सेक्रेटरीट, यानी ये है हेड। ठीक है, स्कूल हेड है, राइट, तो यहां पे ये सबसे ज्यादा विजिबल फिगर होता है और रिप्रेजेंटेटिव हेड होता है जिसको हर 5 साल में इलेक्ट किया जाता है बाय जनरल असेंबली। तो जनरल असेंबली के सारे मेंबर्स मिलके वोट करते हैं, जो भी 2 या 3 कंपेटिटर्स होते हैं, और उसमें जो भी जीतता है उसको जनरल सेक्रेटरीट बना दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद इनकी खुद की इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है जिसमें लगभग 15 जजेस होते हैं और जिनको 9 साल के टेन्योर के लिए अपॉइंट किया जाता है बाय बोथ जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम 5th की बात करते हैं तो दैट इज ट्रस्टीशिप काउंसिल। बेसिकली ट्रस्टीशिप काउंसिल ऐसा था कि जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ उसके बाद बहुत सारी कंट्रीज ऐसी थी जो अपने जो इंडिपेंडेंट नहीं थी, राइट, कुछ ना कुछ वहां पे प्रॉब्लम्स चल रही थी, कुछ सिविल वॉर चल रहा था, कुछ ना कुछ हो रहा था, बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज ऐसी थी, राइट, तो एक ऐसी काउंसिल बनाई गई थी कि जो भी कंट्रीज अपने आप में सॉर्जन नहीं है, कि उनके पास एक मैकेनिज्म नहीं है कि कैसी सरकार वहां पे होगी, ना डेमोक्रेसी है ना मोनार्की है, एनीथिंग, पॉलिटिकल सिस्टम वहां पे अभी सेटअप नहीं हुआ है, ठीक है, जो उस कंट्री को रन कर सके, गवर्न कर सके, तो उनको ये हेल्प कर रही होती थी, कहीं पे फंड दे रही होती थी, या फिर काफी बार ऐसा होता था कुछ कंट्रीज जो छोटे नेशंस होते थे उनको बड़ी कंट्रीज के साथ मर्ज करके उनका एज अ टेरिटरी उनको वहां पे रिपब्लिक बना दिया, कुछ भी, राइट। तो बेसिकली 1994 के अंदर जितने भी इसने ऐसी कंट्रीज को अडॉप्ट किया था एज ट्रस्ट टेरिटरी, उन सबके प्रॉब्लम के सोल्यूशंस हो गए थे, तो इसको सस्पेंड कर दिया जाता है। ठीक है, 6th हम बोल सकते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज को लेकर के अलग अलग यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए हैं, जैसे WHO हो गया, UNDP हो गया, यूनेस्को हो गया, UNHRC हो गया, इनको भी हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बट अभी के लिए ध्यान रखना है कि 6 स्ट्रक्चर्स है। पहला जनरल असेंबली ओपन टू ऑल, दूसरा सिक्योरिटी काउंसिल 5 परमानेंट मेंबर है और 10 नॉन परमानेंट मेंबर है, सेक्रेटरीट जो आपका जनरल सेक्रेटरीट भी आप बोल देते हो कि जो हेड है, राइट। 4th है आपकी इंटरनेशनल कोर्ट्स, 5th है आपका ट्रस्टीशिप काउंसिल और 6th है आपके सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन काफी बार आ रहा होता है कि आपको कंपोजिशन बताना है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, है ना, इसमें सिर्फ आपको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को डिफाइन करना है। अभी हम वीटो पावर के बारे में आगे पढ़ेंगे तो आप उसको भी इसी आंसर में लिख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा पूरा ही क्वेश्चन आ जाता है 6 नंबर में कि आपको कोई भी प्रिंसिपल ऑर्गन्स बताने हैं। 3 में आएगा तो 3 पूछ लेगा, पूरा पूछना है तो 6 के अंदर हमारे पास 6 पॉइंट्स हैं, तो उनको हम अच्छे से लिख सकते हैं, राइट। अब क्वेश्चन आता है कि क्यों इन 5 मेंबर स्टेट्स के पास ही परमानेंट पावर है। 5 मेंबर कौन से हैं? ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, सॉरी, रशिया एंड यूएसए। क्योंकि ऐसा था कि जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था तो ये 5 कंट्री ही सबसे ज्यादा पावरफुल थी और कहीं ना कहीं ये ही विक्टर्स थे वॉर के अंदर, जो साइड जीती थी वो यही लोग थे। ठीक है, और तो इनको एक पावर दे दी जाती है, नेगेटिव पावर, जिसको वीटो कहा जाता है। लेट्स सपोज किसी भी चीज को लेकर के वोटिंग हो रही है, टोटल आपके पास 193 मेंबर्स हैं, 192 मेंबर्स ने यस कह दिया है कि भैया हम तो ये काम करेंगे, और लगे, लेकिन अगर इन 5 मेंबर में से किसी ने नो का वोट कर दिया तो बाकी 192 का जो वोट था, जो मेजोरिटी में थी, वो खारिज हो जाएगी और डिसीजन नो हो जाएगा, राइट। तो वीटो कुछ ऐसा था। ठीक है, अब इसका रीजन क्या था वो हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं। रीजन यही था कि एक तो ये सबसे ज्यादा पावरफुल थी, दूसरा अगर वीटो इन लोगों के पास नहीं, अच्छा वो आर्ग्यूमेंट्स है, हाँ, रीजन यही था कि ये उस टाइम पे एक तो विक्टर्स ऑफ वॉर थे और दूसरा मोस्ट पावरफुल कंट्रीज थे इमीडिएटली आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, 1965 में जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, पहले वो कुछ 6 ही हुआ करते थे,
नहीं, 5 5 10, अच्छा हाँ, 5 ही हमारे पास नॉन परमानेंट मेंबर्स हुआ करते थे पहले। 5 परमानेंट थे और 5 नॉन परमानेंट थे। 1965 में रिफॉर्म करके नॉन परमानेंट मेंबर का जो रेशियो था वो 5 से 10 कर दिया था। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है एट टाइम कि पहले कितना था, या फिर कौन से साल के अंदर जो नॉन परमानेंट मेंबर्स है उनके कैंडिडेचर को बढ़ाया गया था। तो 1965 वाज द ईयर, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट आता है रिफॉर्म्स इन यूनाइटेड नेशन। बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन हो गई है, तो बहुत बार डिमांड उठती है कि हमें इसके अंदर चेंजेस करने की जरूरत है, रिफॉर्म्स करने की जरूरत है, ठीक है। तो मेजरली हमें 3 तरीके की डिमांड्स यहाँ पे देखने को मिलती है। पहली है स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस। काफी लोग बोलते हैं कि जो परमानेंट या नॉन परमानेंट मेंबरशिप है उसके नंबर को इंक्रीज कर देना चाहिए, ठीक है। अब मेंबरशिप ये बोलते हैं कि एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका से कुछ और कंट्रीज है जो, क्योंकि बहुत अफ्रीका अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, लेकिन वहां से एक भी परमानेंट मेंबर के अंदर कंट्री नहीं है, राइट। सो देयर हैव बीन क्वेश्चंस कि इनमें से भी इनका रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा। तो परमानेंट मेंबर्स में इनका ज्यादा रेशियो होना चाहिए, एंड सेकेंडली नॉन परमानेंट मेंबर्स का जो रेशियो है वो भी थोड़ा बढ़ा देना चाहिए, सो दैट हमें बेटर रिप्रेजेंटेशन वहां पे देखने को मिले, ठीक है। इसके अलावा जो कुछ वेस्टर्न कंट्रीज है जैसे यूएस, ब्रिटेन वगैरह, वो चाहती हैं कि यूएन के बजट और प्रोसीजर या फिर उसके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इंप्रूवमेंट हो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, तो दैट इज ज्यूरिसडिक्शन ऑफ यूएन। अब 2 यहां पे हमें ग्रुप्स देखने को मिलते हैं। कुछ कंट्रीज या कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे कहते हैं कि यूएन को और भी ज्यादा रोल प्ले करना चाहिए पीस और सिक्योरिटी मिशंस के अंदर। वहीं दूसरी तरफ एक दूसरा ग्रुप है जो कहता है कि यूएन को कुछ ह्यूमैनिटेरियन या फिर डेवलपमेंट वाली चीजों के ऊपर काम करना चाहिए। फॉर एग्जांपल हेल्थ पे, एजुकेशन पे, एनवायरमेंट पे, पॉपुलेशन कंट्रोल पे, जेंडर या सोशल जस्टिस पे या ह्यूमन राइट के ऊपर, ठीक है। तीसरा है अबॉलिशन ऑफ वीटो। अब कुछ लोग हैं जो बिल्कुल ही अगेंस्ट है वीटो के, बिकॉज ये बोलते हैं कि यार ये तो अनफेयरनेस है ना कि आपने 5 मेंबर्स को ऐसा राइट दे दिया है कि वो जब भी चाहे पूरे के पूरे फैसले को या पूरे के पूरे डिसीजन को बदल सकते हैं, राइट। सो कहीं ना कहीं ये अनफेयर है, ठीक है, ये डेमोक्रेटिक नहीं है, एंड ये इक्वालिटी का तो साइन कहीं भी नहीं है कि ये एक इनइक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन दिखाना दर्शाता है यूनाइटेड नेशन के अंदर, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो वीटो को सपोर्ट करते हैं, ये कह करके कि क्योंकि जो सबसे बड़े नेशंस हैं अगर उनको कुछ स्पेशल पावर नहीं दी जाएगी, उनको कुछ स्पेशल प्रिविलेज नहीं दी जाएगी, तो दे विल सून स्टार्ट टू लूज देयर इंटरेस्ट इन द वर्ल्ड बॉडी या फिर वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर। तो काफी लोग एक ये, आई डोंट थिंक सो ये एक वैलिड आर्गुमेंट है भी, बट दे डू सपोर्ट। एंड मे बी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हो सकता है कि 1945 में देयर मस्ट बी अ नीड फॉर सच थिंग कि वीटो जैसी चीज देनी चाहिए इन बड़ी कंट्रीज को, बट अभी तो कंप्लीटली ये इररेलेवेंट देखने को लगता है, राइट। तो वीटो में भी अबॉलिश कर देना चाहिए। तो हमें 3 तरीके के रिफॉर्म्स यहां से देखने को मिलते हैं। एक वो लोग हैं जो चाहते हैं कि स्ट्रक्चर के अंदर चेंज होना चाहिए, कि जो रिप्रेजेंटेशन है वो फेयर नहीं है, तो या तो परमानेंट मेंबर्स को बढ़ा दो या नॉन परमानेंट मेंबर्स को बढ़ा दो, तो रेशियो को बढ़ाना चाहिए, ठीक है। दूसरा ग्रुप है जो ज्यूरिसडिक्शन के ऊपर क्वेश्चन करता है। अब उसमें कुछ लोग बोलते हैं कि यूएन क्योंकि एक ऐसी बॉडी बनाई गई थी जिसका प्राइम ऑब्जेक्टिव था कि पीस मेंटेन करके रखनी है, राइट, तो उसे पीस वाले मिशन के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वही दूसरा एक ग्रुप है वो कहता है कि यार अब इसके अलावा और बहुत सारे नए चैलेंजेस है, राइट। हेल्थ को लेकर के बहुत सारे चैलेंजेस है, एजुकेशन को लेकर के बहुत सारे चैलेंजेस है, एनवायरमेंट को लेकर के बहुत सारे चैलेंजेस है। सो यूएन को ज्यादा फोकस करना चाहिए इन एरियाज के अंदर, ठीक है। और तीसरा अबॉलिशन ऑफ वीटो को लेकर के काफी लोग चाहते हैं, इसके अगेंस्ट में है, काफी लोग इसके फेवर में है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है चेंजेस आफ्टर कोल्ड वॉर। तो 1945 में ऑर्गेनाइजेशन बनी है, लेकिन 1945 से लेकर के 1991 तक हमारा कोल्ड वॉर चला है, राइट। तो कोल्ड वॉर के बाद क्या क्या चेंजेस आए। अब क्योंकि सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया तो यूएस ज्यादा स्ट्रांग हो गई है, और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है, उसकी डोमिनेंस या हेजेमनी एस्टैब्लिश हो गई थी, ठीक है। अब धीरे धीरे रशिया और यूएसए के बीच में जो रिलेशनशिप्स थे वो ठीक होने लगे थे, लेकिन अभी करंटली कुछ खास ठीक चल नहीं रहे। अभी करंट की अगर सिचुएशन की बात की जाए, यूक्रेन वाला इशू हमने पूरा देखा है। इसके अलावा सैंक्शंस पे सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं। यूएस डजंट वांट एनी अदर कंट्री टू ट्रेड विद रशिया ऑयल्स और उन सब चीजों को लेकर के इंडिया के ऊपर काफी सैंक्शंस लगे हैं, बाकी कंट्रीज पे काफी सारे सैंक्शंस लगे हैं, ठीक है। बट ये 1990 अगेन हमारी एनसीईआरटीज बहुत आउटडेटेड है, उसी टाइम का डेटा हम देख रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि चाइना और इंडिया दे हैव इमर्ज एज ग्रेट पावर्स। इसके अलावा काफी सारी जो एशियन इकोनॉमीज हैं वो काफी अनप्रेडिक्टेड रेट के ऊपर ग्रो कर रही है। काफी सारी नई कंट्रीज ने यूएन ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि सोवियत यूनियन पहले एक ग्रुप था जो यूएन का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब क्योंकि वो 15-16 कंट्रीज अलग हो गई है, तो उनमें से काफी सारी कंट्रीज ने, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इसकी मेंबरशिप हमें बढ़ने को देखने को मिली थी आफ्टर कोल्ड वॉर, ठीक है। अब नए सेट ऑफ चैलेंजेस थे। पहले क्या होता था यार, वॉर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखा जाता था, लेकिन आज के टाइम पे अगर हम देखें तो टेररिज्म हो गया,
न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन हो गया, सिविल वॉर्स हो गए, जेनोसाइड्स हो गए, एथनिक कन्फ्लिक्ट हो गए, दे आर अ वे बिगर प्रॉब्लम देन दिस। लाइक फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, सिमिलरली सीरिया के अंदर आज तक इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा चलते रहे हैं। तो एथनिक कन्फ्लिक्ट्स, ये सब चीजें भी एक उतना ही सीरियसली लिया जाना चाहिए जितना सीरियसली वर्ल्ड वॉर्स को लिया जाता है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है 1992 का यूएन रेजोल्यूशन। तो अभी तक हम वैसे पढ़ चुके हैं कि यूएन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके अंदर टाइम टू टाइम रिफॉर्म्स की डिमांड हुई है, कैसे रिफॉर्म्स हमें करने चाहिए, और ये टॉपिक था चेंजेस आफ्टर कोल्ड वॉर। पहले यहां से क्वेश्चन आ जाता था, बट आई थिंक अभी क्योंकि ये ज्यादा रेलिवेंट टॉपिक नहीं रहा है तो यहां से ज्यादा क्वेश्चन ना आए, ठीक है। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट है 1992 के अंदर यहाँ पे एक रेजोल्यूशन कराया जाता है, क्योंकि बहुत सारी डिमांड्स आ रही थी कि हमें रिफॉर्म्स चाहिए स्ट्रक्चर में या प्रोसेस में। तो यहाँ पे एक जनरल सी मीटिंग होती है जिसमें लोगों को बोला जाता है या कंट्रीज को बोला जाता है अपनी अपनी प्रॉब्लम्स दीजिए, और उसमें हमें कुछ 3 प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखने को मिलती है जो जिससे ज्यादातर जो कंट्रीज थे या नेशंस थे वो अग्री कर रहे थे, या फिर ये प्रॉब्लम्स काफी कॉमन थी, ठीक है। पहला तो ये था कि सिक्योरिटी काउंसिल अब इट नो लॉन्गर रिप्रेजेंट्स कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल रियलिटीज। जैसे मैंने पहले भी बताया कि अफ्रीका बीइंग एन कॉन्टिनेंट, वहां से कोई कंट्री नहीं है, साउथ अमेरिका से कोई कंट्री नहीं है, राइट। तो सिक्योरिटी काउंसिल जो कंटेम्प्रेरी रियलिटी है, जिस तरीके का अब स्ट्रक्चर है, उसको अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं करता है, बिकॉज ऑब्वियसली अफ्रीका के लोगों की भी कुछ डिमांड्स होगी। नॉन सिक्योरिटी काउंसिल की अगर हम बात करते हैं तो टोटल 10 मेंबर होते हैं, जो हर 2 साल के अंदर फिर वो हो रहे होते हैं चेंज, एंड एट टाइम्स कुछ कंट्रीज ऐसी हैं वही रिपीट हो रही होती है, तो सबको एक फेयर चांस भी नहीं मिलता है कि मे बी वो नॉन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर कोई 20-25 साल पहले बना होगा, फिर उसके बाद 20-25 साल बाद उसकी बारी आ रही होगी, ठीक है। दूसरा, काफी लोगों का ये कंसर्न आया था कि इसके जो डिसीजंस है वो सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न वैल्यूज को ही रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी यूनाइटेड नेशन कहने को एक नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन वहां पे अभी भी वेस्टर्न नेशन की डोमिनेंस हमें देखने को मिलती है, राइट। और तीसरा वही था कि इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं दूसरी कंट्रीज की हेजेमनी हमें देखने को मिल रही है, डोमिनेंस हमें देखने को मिल रही है ना। वीटो पावर भी कुछ ही स्पेसिफिक लोगों के पास है, ठीक है। तो अब एक इंक्वायरी होती है कि अच्छा हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को रिस्ट्रक्चर करते हैं, राइट। तो 1 जनवरी 1997 को जनरल जो कोफी अन्नान उस टाइम के थे, उन्होंने एक इंक्वायरी को इनिशिएट किया और उन्होंने कुछ क्राइटेरियाज बताए कि अब अगर किसी को भी एक परमानेंट या नॉन परमानेंट मेंबर बन रहा है तो ये सब क्राइटेरियाज उनको फुलफिल करने होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक मेजर इकोनॉमिक पावर होना चाहिए, एक मेजर मिलिट्री पावर होना चाहिए, हर साल यूएन के बजट में अच्छा खासा अमाउंट दे शुड बी कंट्रीब्यूटिंग, एक बड़ा नेशन होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन सो दैट हमें डाइवर्सिटी देखने को मिले, एक ऐसी कंट्री जो डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स के रिस्पेक्ट करे, राइट। एक ऐसी कंट्री जो डाइवर्स होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सिस्टम एंड कल्चर, ठीक है। तो ये इसने कुछ क्राइटेरियाज प्रपोज किए थे, ठीक है। लेकिन अब यहीं से क्वेश्चन आता है कि चाइना बीइंग अ परमानेंट मेंबर, क्या उसके पास डेमोक्रेसी है? नहीं है। क्या वहां पे ह्यूमन राइट्स की बात अच्छे से चलती है? नहीं चलती है। तो टेक्निकली अगर इन्हीं बेसिस पे चला जाए तो उसको तो परमानेंट मेंबर होना ही चाहिए, होना ही नहीं चाहिए, सॉरी। तो ये जो स्ट्रक्चर भी इन्होंने दिया, इसकी भी काफी हद तक क्रिटिक हुई, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज इसको किया गया, राइट। बट अगेन इसके ऊपर कुछ भी एक्शन नहीं हुआ, अभी तक वही सब कुछ चल रहा है, ठीक है। एनीवेज, तो आगे वाले टॉपिक के ऊपर चलते हैं। यहां से एट टाइम्स क्वेश्चन आ जाता है, यहां से क्वेश्चन नहीं आ रहा होता, यहां से क्वेश्चन आता है कि क्राइटेरिया क्या है परमानेंट या नॉन परमानेंट मेंबर होने का। तो आप ये पॉइंट्स लिख सकते हो, ऑल्दो ये एज सच कभी भी इंप्लीमेंट हुआ नहीं है अभी तक, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो बेसिकली एक डायमंड जुबली को सेलिब्रेट किया गया था जब इसके 60 साल हो गए थे 2005 के अंदर, जिसको मिलेनियम समिट के नाम से भी जाना जाता है। एंड उसके अंदर जो लीडर्स थे दे मेट एंड कुछ चीजों के ऊपर उन्होंने अग्री किया था। सबसे पहला था कि एक पीस बिल्डिंग कमीशन बनाएंगे। दूसरा था कि अगर किसी भी देश की नेशनल गवर्नमेंट अपने लोगों को वायलेंस से बचाने में फेल हो जाती है तो इंटरनेशनल कम्युनिटी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, यानी यूएन के अंदर से एक टीम जाएगी प्रॉपरली या कुछ भी वो एक्शन लेगी उसके अगेंस्ट। बट ऐसा भी होता हुआ हमें नहीं देखने को मिला है। फॉर एग्जांपल, रिसेंट हमारे पास अफगानिस्तान का केस है, तालिबान ने बहुत सारे ऐसे चीजों को इंप्लीमेंट वहां पे कर दिया है कि फीमेल्स की तो लाइफ ही वहां पे रहने लायक रही ही नहीं है, बट कोई भी इंटरनेशनल कम्युनिटी पे उसके ऊपर बात नहीं कर रहा, बिकॉज अगेन वो किसी के भी इंटरेस्ट की बात नहीं है, क्योंकि वहां से किसी को भी एज सच फंड नहीं मिल रहा, उस कंट्री से किसी को भी फायदा नहीं हो रहा, किसी बड़े नेशन को, तो उसके लिए कोई भी आवाज नहीं उठा रहा है, ठीक है। तो ये भी सिर्फ ऑन पेपर बात है, इन रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। नेक्स्ट ये था कि एक ह्यूमन राइट काउंसिल बनाएंगे जो 19 जून 2006 से बन गई थी। उसके अलावा ये एक ऑब्जेक्टिव था कि ये
मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करेंगे। फॉर एग्जांपल कि पॉवर्टी को हटा देंगे, हंगर को हटा देंगे, जेंडर इक्वालिटी प्रमोट करेंगे, चाइल्ड मोर्टालिटी के रेट को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करेंगे, और इनमें से भी खास कुछ हो नहीं पाया है। ठीक है, नेक्स्ट था कि टेररिज्म पे मिलकर के लड़ाई कर रहे होंगे, एक डेमोक्रेसी फंड बना रहे होंगे, इसके अलावा ट्रस्टीशिप काउंसिल को वाइंड अप कर देंगे, जो कि ऑलरेडी हो गई थी। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन यहां से आता है कि क्या इंपॉर्टेंस थी कि वो लोग मिले, उन्होंने क्या क्या चीजें यहाँ पे अडॉप्ट करने को लेकर के अग्रीमेंट्स किए, तो उसके ऊपर आप आंसर यहां से लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है इंडिया एंड द यूएन रिफॉर्म्स। सो इंडिया हैज ऑलवेज एडवोकेटेड कि हमें एक नॉन परमानेंट मेंबर होना चाहिए। अच्छा, इससे पहले एक फन फैक्ट ये है कि जो चाइना है, चाइना को जो सीट मिली है उससे पहले इंडिया को ऑफर किया गया था। 1945 में यूएन बनता है, 1947 में हमें आजादी मिलती है, और आजादी मिलने के बाद हमको ऑफर किया जाता है कि हमें एक परमानेंट मेंबर बनना चाहिए। लेकिन हमारे नेहरू जी जो थे वो बहुत ही दयालु इंसान थे, और उन्होंने कहा कि चाइना को बना दो। उन्होंने हमारी सीट ऐसे खैरात में चाइना को दे दी, एंड चाइना बिकेम वन ऑफ द पावरफुल मेंबर्स। और इस वीटो पावर का या उस यूनाइटेड नेशन में उस पोजीशन पे होने का भी कहीं ना कहीं चाइना को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला है, जो इंडिया को मिल सकता था लेकिन हमें नहीं मिल पाया। ठीक है तो एनीवेज, इंडिया सपोर्ट करता है कि दोनों ही जो हाउसेस है, परमानेंट मेंबर और नॉन परमानेंट मेंबर, दोनों की ही सीट्स को बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा इंडिया इटसेल्फ विशेस टू बी अ परमानेंट मेंबर इन यूएन, बिकॉज काफी हद तक डाइवर्स कंट्री है, रिप्रेजेंटेबल कंट्री है, राइट। जो भी क्राइटेरियाज उन्होंने दिए थे कि पॉपुलस कंट्री होनी चाहिए, उसमें तो हम नंबर 1 पे है, सेकंड पे नहीं, अब हम नंबर 1 पे आ गए हैं कि किसी तो अच्छे काम के अंदर हम सबसे आगे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, फर्स्ट तो छोड़ ही दो, मोस्ट पॉपुलस कंट्री हो गया आप तो। ठीक है, इसके अलावा वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है यहाँ पे, है ना, और हमेशा से हमने यूएन के बजट के अंदर अच्छा खासा अमाउंट हम कंट्रीब्यूट करते रहे हैं। ठीक है, मिलिट्रली और इकोनॉमिकली भी एक इमर्जिंग पावरफुल नेशन है, राइट। इसके अलावा यूएन पीस कीपिंग के काफी सारे मिशंस का पार्ट रही है इंडिया, एंड काफी बार नॉन परमानेंट मेंबर भी इंडिया रह चुकी है, राइट। अब काफी लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं कि इंडिया का इंक्लूजन अगर होता है तो चाइना और पाकिस्तान के साथ कुछ इसके काफी लोग ये एक बेसिकली आर्गुमेंट देते हैं कि क्योंकि इंडिया का कन्फ्लिक्ट है चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ, तो इंडिया को परमानेंट मेंबर नहीं बनना चाहिए। लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो रशिया की तो आधी दुनिया से लड़ाई है, सिमिलरली यूएसए की भी बहुत सारे देशों के साथ नहीं बनती है, बट दे आर स्टिल अ परमानेंट मेंबर, राइट। तो इसे फालतू फालतू एक्सक्यूजेस दिए जाते हैं। नेक्स्ट है कि काफी लोग ये कंसर्न है कि इंडिया तो एक न्यूक्लियर कंट्री है, बाकी के जो 5 लोग बैठे हुए हैं वो भी तो न्यूक्लियर कंट्री है ना भैया। ठीक है, अगेन एक सिली एक्सक्यूज। इसके अलावा काफी लोग बोलते हैं कि क्योंकि पाकिस्तान के साथ इसकी अच्छी नहीं बनती है तो ये एक परमानेंट मेंबर नहीं हो सकता है। अगेन एक खचड़ा सा एक्सक्यूज दे दिया जाता है। काफी लोग आर्ग्यू करते हैं कि अगर इंडिया को अकोमोडेट किया जाता है तो और भी ऐसे हमारे भाई लोग हैं जो डिमांड करते हैं कि हम भी, मैं भी टॉफी खाएगा। ब्राजील हो गया, जर्मनी हो गया, जापान हो गया, दे ऑल्सो वांट कि इनको भी पार्ट बनना चाहिए। ये पॉइंट एक फेयर है कि यार अगर ये बन रहा है तो जापान भी एक अच्छी कंट्री है, काफी सारी चीजों के अंदर अच्छा खासा डेवलप कर चुके हैं। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि वॉर एक ट्रेडिशनल थ्रेट था सिक्योरिटी का, जो हम आगे आने वाले नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ने वाले हैं। आज के टाइम में उससे भी बड़े थ्रेट्स हैं। ग्लोबल वार्मिंग हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, देन देयर इज हेल्थ एपिडेमिक्स हो गए, राइट। तो उन टर्म्स के अंदर अगर हम देखें तो जापान इज अ वेरी नाइस कंट्री, राइट। मेडिकल टर्म्स के ऊपर बहुत आगे है। इसके अलावा और सैनिटाइजेशन में, हाइजीन के अंदर, इकोनॉमिक टर्म्स के ऊपर, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत आगे है, राइट। तो उन सब फैक्टर्स को अगर कंसीडर किया जाए तो और भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जो परमानेंट मेंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्रिटिक्स थी। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है यूनाइटेड नेशंस इन यूनिपोलर वर्ल्ड। तो काफी सारे लोगों का हमेशा से ये एक्सक्यूज रहा है, एक्सक्यूज नहीं है, काफी हद तक आई थिंक ये बात सही है कि यूएसए की बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हमें यूनाइटेड नेशंस के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, अब अगर हम देखें तो क्या यूएसए जब जैसे ही कोल्ड वॉर खत्म होता है 1991 के अंदर, रशिया भी उतना स्ट्रांग नहीं था, काफी हद तक वो गिर चुका था, चाइना भी इतनी तरक्की नहीं कर गया था, है ना। तो उस टाइम पे यूएसए की पावर को चेक करना तो इतना आसान काम नहीं था, बिकॉज वो हर तरीके से बहुत ज्यादा पावरफुल था, राइट। बट स्टिल यूएन एक्टेड एज अ प्लेटफॉर्म जहां पे एटलीस्ट बैठ करके यूएसए के खिलाफ बात हो सकती है कि अगर किसी कंट्री को कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है, राइट, सो देयर इज अ प्लेटफॉर्म जहां पे बैठ करके उसके एटीट्यूड को या बाकी चीजों को एटलीस्ट क्वेश्चन किया जा सकता है, राइट। तो भले ही यूएन एक परफेक्ट फिट नहीं था, बट इट वाज समहाउ अ सोर्स जहां पे बातचीत हो सकती थी यूएसए के बारे में। ठीक है, दूसरे अगर यूएसए के इन्फ्लुएंस अगर हम देखते हैं तो यूएसए हमेशा से ही सिंगल लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर रहा है यूनाइटेड नेशन में, तो ऑब्वियसली जिसका ज्यादा पैसा होगा उसकी ज्यादा मानी जाएगी। ठीक है,
फिजिकल इन्फ्लुएंस भी, क्योंकि यूएनए के जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन में थे, ठीक है। इसके अलावा यूएसए के पास काफी वीटो पावर भी था, जिसका इसने अच्छा खासा यूज किया है। वी कांट से दैट यूएन इज इन परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, बट इट समहाउ ट्राइड बैलेंसिंग द हेजेमनी और डोमिनेंस ऑफ द यूएस टू, ठीक है, जो वैसे पॉसिबल नहीं था अगर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करती तो, ठीक है। सिग्निफिकेंस अगर हम यूनाइटेड नेशन के अंदर कुछ कुछ कमियां है, ठीक है यार, वो ज्यादा कुछ खास एक्शंस नहीं ले पाता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर काफी सारे ग्रुप्स है, राइट। अगर ये ग्रुप्स किसी चीज को सपोर्ट करेंगे तभी वो आगे जाकर के कुछ फैसला ले पाएगी, अगर ये ग्रुप्स ही अनइंटरेस्टेड है, राइट, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। बट इट समहाउ ब्रिंग्स टुगेदर 190 प्लस नेशंस, है ना। एंड अभी तक की सबसे बड़ी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन रही है जहां पे आकर के एटलीस्ट एक डिस्कशन का प्लेटफॉर्म वो प्रोवाइड करता है। इट इज द ओनली प्लेटफॉर्म जहां पे यूएसए के एटीट्यूड और पॉलिसीज के अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स सुनी जा सकती हैं और कॉम्प्रोमाइजेस और कंसेशंस भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अब क्योंकि टेक्नोलॉजी प्रोमिसेस करती है कि इंटरडिपेंडेंस है, कोई भी नेशन जो है वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, किसी कंट्री से कुछ इंपोर्ट करता है तो वहां पे कुछ एक्सपोर्ट करता है, राइट। तो यूएन की इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ जाती है कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, है ना। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर बहुत सारे केसेस हैं जिनके ऊपर सुनवाइयां होती है, फैसले होते हैं, राइट। तो नीड तो है भैया हमें एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की। सो यही कहा गया है दैट यूएन इज एन इनपरफेक्ट बॉडी, बट विदाउट इट द वर्ल्ड वुड बी वर्स ऑफ, अदरवाइज दुनिया की हालत और भी ज्यादा खराब होती, ठीक है। खोटा है बट अच्छा सिक्का है, राइट। नेक्स्ट है, अच्छा ये टॉपिक था नहीं बट मैंने डाल दिया कि अब हमारे पास एक मल्टीपोलर वर्ल्ड है जिसके अंदर बहुत सारे नेशंस है। रशिया बहुत अच्छा पावरफुल है, ठीक है, ऑल द बहुत टाइम से है। चाइना हो गया, सिमिलरली और बहुत सारे कंट्रीज है, इजराइल हो गया, इंडिया हो गया, राइट। बहुत सारी कंट्रीज बहुत अच्छा कर रही है ना। तो यूएन स्टिल रिमेन्स असेंशियल फॉर डायलॉग एंड पीस कीपिंग बिटवीन डाइवर्स वर्ल्ड पावर्स इन अ मल्टीपोलर एरा, राइट। तो आज भी उसकी इंपॉर्टेंस इतनी ही है ना। इसके अलावा दिस कुड बी अ प्लेटफॉर्म जहां पे ग्लोबल इश्यूज के ऊपर एक्शंस लिए जा सकते हैं, राइट। लेकिन हालांकि ये बात सही है क्योंकि बहुत पुराने टाइम पे बनी थी, तो यहाँ पे फेयरर रिप्रेजेंटेशन के लिए रिफॉर्म्स की जरूरत है, सो दैट इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग हो सके, यानी एक ऐसा डिसीजन आ सके जो सभी देश के हित के लिए अच्छा हो, ठीक है, सभी देशों के हित में, किसी के साथ भी अनफेयरनेस ना हो रही, राइट। अब इसका जो फ्यूचर रेलेवेंस है, अगर हम देखते हैं कि क्या फ्यूचर में यूएन उतना रेलेवेंट रहेगा, अगर जिस तरीके से अभी तक चल रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली ना रहे, बिकॉज एक तो होता है ना, वो कोई कोट होता है दैट बदलाव ही नियति है, ऐसा कुछ होता है, राइट। तो बेसिकली हमें अडेप्ट करने होंगे, इसके अलावा कॉपरेशन को एक्सपैंड करना होगा, नए चेंजेस को अडेप्ट करना होगा और ग्लोबल इक्विटी को प्रमोट करना होगा रादर देन ग्लोबल जियोपॉलिटिकल राइवलरी, ठीक है। तो तब भी यूएन जो है वो अपना जो एक बेसिक ऑब्जेक्टिव इसका था कि कोई और वर्ल्ड वॉर ना हो सके, उसको फुलफिल कर पाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हेल्प मेंटेन पीस एंड ऑर्डर इन द वर्ल्ड, ये आपको एक्सप्लेन करना है 4 शब्दों में, तो आप पूरा ये सिग्निफिकेंस इसके अंदर लिख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा भी क्वेश्चन आता है दैट टू व्हाट एक्सटेंट हैज द यूनाइटेड नेशन सक्सीडेड और फेल्ड इन मेंटेनिंग ग्लोबल पीस, एनालाइज विद एग्जांपल। ये अपने खुद के पर्सनल आप उसके ऊपर भी लिख सकते हो, लेकिन ट्राई आंसरिंग इट इन अ बैलेंस्ड वे, राइट, बिकॉज हमने कुछ कमियां हैं इसमें लेकिन बहुत सारी अच्छाइयां भी, ठीक है। अब कुछ एडेड टॉपिक्स है जैसे कि यूनेस्को फुल फॉर्म याद, इन ये जो टॉपिक्स है यहाँ से एक तो आपको फुल फॉर्म्स याद रखनी है और फुल फॉर्म्स के साथ साथ फुल फॉर्म अगर आप याद रख लेते हो तो आपका ऑब्जेक्टिव भी समझ में आ जाता है, ठीक है। और यहां से आपको इनकी डेट्स याद रखनी है कि कब ये एस्टैब्लिश हुए थे, क्योंकि ये एमसीक्यू में आ रहे होते हैं, इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं आता। तो यूनेस्को की बात करें तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, 4 नवंबर 1946 को बनाई गई थी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, नाम से समझ में आ रहा है कि एजुकेशन को प्रमोट करेगा, नेचुरल साइंस को प्रमोट करेगा, साइंस, सोसाइटी, कल्चर एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिसेफ, ये यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यानी बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव है इमरजेंसी फंड को कलेक्ट करना फॉर चिल्ड्रंस, ठीक है। तो चिल्ड्रन की हेल्थ और उनकी बेटर लाइफ को प्रमोट करना इसका ऑब्जेक्टिव है। कब बनी थी? 1946 में बनी थी। आगे चलते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक आता है ILO, द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, 1919 के अंदर फाउंड की गई थी। अब बेसिकली इसका जो एम है दैट इज टू प्रमोट एफिशिएंट कंडीशंस ऑफ सोशल जस्टिस एंड वर्क फॉर वर्कर्स, क्योंकि वर्कर्स के लिए है तो वर्कर्स के राइट के लिए बात कर रही होती है।
IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी लोन के ऊपर जो पैसा मिल रहा होता है आए दिन पाकिस्तान को, वो मिल रहा होता है IMF की तरफ से। यानी एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो एक तो इंटरनेशनल एक्ट्स को रेगुलेट करता है, उनकी फंक्शनिंग को देख रहा होता है, साथ के साथ लोन भी दे रहा होता है। वर्ल्ड बैंक की अगर बात की जाए तो वर्ल्ड बैंक भी लोन दे रहा होता है, सिमिलर ही स्ट्रक्चर है। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद इसको बनाया गया था और ये काफी डिफरेंट इश्यूज, लोन किसके लिए दे रहा होता है, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इन सब चीजों के लिए हेल्प दे रहा होता है, लोन दे रहा होता है। जेन्युइनली सॉरी, मेरा गला खराब है तो सही से वर्ड्स प्रोनाउंस भी नहीं किए जा रहे और मैं थोड़ा उल्टा सीधा भी बोल रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है WTO, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली ये रूल्स बनाती है ग्लोबल ट्रेड के लिए, ठीक है। अब इससे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी गेट, जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टेरिफ्स, उसी की सक्सेसर इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था 1995 के अंदर। एंड इसमें कुछ 150 के आसपास मेंबर्स हैं। सारे जो डिसीजंस होते हैं वो यूनानिमसली लिए जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि WTO के अंदर हमें जो बड़ी पावर्स है, USA हो गया, EU हो गया, जापान हो गया, वो अपने अकॉर्डिंग इसको इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ये ट्रेडिंग रूल्स बना रही है तो जो बड़े नेशंस हैं जिनके पास अच्छी खासी पावर है तो वो अपने अकॉर्डिंग रूल्स को मॉडिफाई कराने में हेल्प कर रही होती है। तो काफी लोग कंप्लेन करते हैं कि इसका नॉन ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर है, क्योंकि यहाँ पे छोटी कंट्रीज को दबाया जाता है और बड़ी कंट्रीज जो होती है वो अपने फायदे के हिसाब से रूल रेगुलेशंस बनवा रही होती है। नेक्स्ट है IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, यानी ये प्रमोट करती है एटम्स फॉर पीस, कि इट जस्ट मेक श्योर कि न्यूक्लियर एनर्जी का जो यूज हो रहा हो वो पीसफुल पर्पसेस के लिए हो रहा हो, ना कि मिलिट्री पर्पसेस के लिए। और कब बनी थी? 1957 के अंदर बनी थी, ठीक है। नेक्स्ट है एमनेस्टी इंटरनेशनल, बेसिकली एक NGO है जो ह्यूमन राइट्स को एडवोकेट कर रहा होता है एंड हर साल ये रिपोर्ट्स भी पब्लिश कर रहा होता है अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर। नेक्स्ट ह्यूमन राइट्स वॉच, नाम से समझ में आ गया कि ये भी एक NGO है जो बेसिकली रिसर्च और एडवोकेट करता है ह्यूमन राइट्स के ऊपर। USA के अंदर ये लार्जेस्ट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा ये ग्लोबल मीडिया का काफी हद तक अटेंशन ला रही होती है ह्यूमन राइट अब्यूजेस को लेकर के, ठीक है। ओके, अब आते हैं कार्टून बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर। तो ये हमारा पेज 82 पे कुछ दिया हुआ है कार्टून, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, यार इस चैप्टर में थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि कार्टून का कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया गया है, ना तो हमारे किसी टॉपिक के अंदर ना किसी थ्योरी के अंदर, ठीक है। तो पहला जो कार्टून हमें दिया गया है बेसिकली ये UN का रोल दिखाता है जब इजरायली फोर्सेस ने लेबनान के ऊपर अटैक कर दिया था, ठीक है। जिस पर्सन के ऊपर इसमें कमेंट किया जा रहा है दैट इज UN सिक्योरिटी काउंसिल, और इसका मैसेज ये डिलीवर कर रहा था कि UN जो बेसिकली UN ने एक मैसेज दिया था इजरायली फोर्सेस को कि वो अपने ट्रूप्स को हटा ले, लेकिन इजराइल ने उसको सीरियसली नहीं लिया था एंड दे केप्ट ऑन अटैकिंग इट। तो कहीं ना कहीं ये UN के रेलेवेंस के ऊपर क्वेश्चन कर रहा है कि क्या UN जो चीजें या डिसीजन लेता है क्या उसके मेंबर नेशंस उसको मान पाते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट है ये बेसिकली साउथ अफ्रीका को डिनोट कर रहा है, ठीक है। ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस दिखा रहा है डाफर सुदान के अंदर। कैसी क्राइसिस है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा भुखमरी आ गई थी और बहुत ज्यादा जेनोसाइड यहाँ पे हुआ था। मैसेज यही दे रहा है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में इस टॉपिक को लेकर के UN में आए दिन डिबेट हुए थे, लेकिन वहां पे कभी भी कोई हेल्प नहीं पहुंची। तो दोनों ही जो हमारे कार्टून्स हैं वो कहीं ना कहीं UN के ऊपर क्वेश्चन कर रहे थे कि जिस ऑब्जेक्टिव से इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था क्या वो उस चीज के ऊपर खरा उतर भी पा रहे हैं, नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ है अ बिग हेल्पिंग ऑफ वर्ड्स, कि सिर्फ बातों के सहारे हेल्प की गई थी, एक्चुअली में कोई भी हेल्प वहां पे नहीं पहुंचाई गई थी, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ये 2020-21 में आया हुआ है, ठीक है। ये जो कार्टून है क्या डिपिक्ट करता है? USA के इन्फ्लुएंस डिपिक्ट करता है UN में, ठीक है। इफ द राइट वन डोंट गेट यू देन द लेफ्ट वन विल, कि UN जो है उसमें भी इसका डोमिनेंस है, अदरवाइज ये वॉर कर देगा, ठीक है। अब रीजन क्या हो सकता है USA की इन्फ्लुएंस इतनी ज्यादा होने का UN में? तो आप उसमें रीजन लिख सकते हो कि एक तो फाइनेंशियल सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, इसका हेडक्वार्टर यहाँ पे है, काफी सारा जो स्टाफ है, और जनरली सॉरी मैं बार बार स्टाफ टर्म क्यों यूज कर रही हूँ, बहुत सारा जो यहाँ पे ऑफिशियल्स हैं दे आर ऑल्सो US इनहिबिटेड, ठीक है। इसके अलावा वाई इज दिस कार्टून नॉट रेलिवेंट टुडे? बिकॉज अब USA अगर पावरफुल है, USA उतनी पावरफुल नहीं रही है, ये सेम वर्ड नहीं हो सकता, ये सही सेंटेंस नहीं हो सकता। बेटर आंसर कुड हैव बीन कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड अब हमें देखने को मिलता है, राइट, जिसमें USA के अलावा उसको कंपीट करने के लिए वर्ल्ड में और बहुत सारी पावरफुल कंट्रीज आ गई है, ठीक है। एंड UN के अलावा भी बहुत सारे ग्रुप्स बन गए हैं कि काफी सारी जो कंट्रीज है वो साथ में अलायंस बना लेती है कि अगर कोई दूसरी कंट्री उनके ऊपर अटैक करेगी तो दे डू ऑल्सो हैव सपोर्ट ऑफ सम अदर कंट्री, ठीक है।
सो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें बेसिकली हमने यूएन के बारे में पढ़ा, कब बनी थी, 1945 में बनी थी, कुछ 51 कंट्रीज ने यूएन चार्टर को साइन किया था। यूनाइटेड नेशन का ऑब्जेक्टिव है कि एक तो इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट्स नहीं होने देना, ठीक है, साथ के साथ इकोनॉमिक प्लस सोशल डेवलपमेंट प्रमोट करना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 6 इसके ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले है जनरल असेंबली, सेकंड है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, थर्ड है हमारे पास मैं खुद ही भूल गई हूँ, जनरल सेक्रेटरीट, फोर्थ है हमारे पास मेरे को फ्लो याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, बाकी तो याद है। जनरल सेक्रेटरीट के बाद वो कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट है। उसके बाद ट्रस्टीशिप काउंसिल जो वाइंड अप हो गई थी 1994 में, एंड उसके बाद है सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन जो एंड में हमने कुछ कुछ पढ़ी है। यहाँ से क्वेश्चन या तो पूरा पूछ लेता है कि प्रिंसिपल ऑर्गन्स को डिफाइन करो, या फिर एक एक नंबर में सोशल और इकोनॉमिक काउंसिल से उनकी फुल फॉर्म पूछ लिया, बाकी सब चीजें आ जाती है, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि यूएन के अंदर रिफॉर्म्स की डिमांड होती रहती है, 3 तरीके के रिफॉर्म्स मांगे जाते हैं। सबसे पहला उसके स्ट्रक्चर में कि इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, दूसरा उसके ज्यूरिसडिक्शन में, काफी लोग कहते हैं कि यूएन को सिर्फ एक पीस कीपिंग एंटिटी ही रहना चाहिए, वहीं दूसरे लोग कहते हैं कि उसे और जो आज के टाइम पे न्यू थ्रेट्स है ना उन न्यू थ्रेट से सिक्योरिटी को लेकर के उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। वही तीसरा था हमारा वीटो पावर को अबॉलिश करने को लेकर के, कुछ लोग उसको फेवर करते हैं, कुछ लोग अभी भी उसको बोलते हैं कि अनफेयर वो है, तो इसको अबॉलिश कर देना चाहिए प्रॉपरली। उसके बाद हमने पढ़ा कि एक मिलेनियम समिट हुआ था 2006 में, उसमें उन्होंने कुछ 5-6 पॉइंट्स के ऊपर अग्री किया था, वहां से क्वेश्चन आ जाता है काफी बारी। एंड फिर बाद में हमने पढ़ा था कि यूएन का क्या रोल है यूनिपोलर वर्ल्ड में, कि कैसे वो यूएसए को बैलेंस करता है, तो क्या उसकी सिग्निफिकेंस है। और लास्ट में हमने एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ा था मल्टीपोलर वर्ल्ड के ऊपर, कि क्या यूएन आज भी रेलेवेंट है। तो हमें ये समझ में आया कि यूएन अगर चेंजेस अडैप्ट नहीं करता, अगर रिफॉर्म्स नहीं लाता है, तो आने वाले टाइम के अंदर यूएन का रेलेवेंस पूरे ही तरीके से खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट लिख देना, कुछ और फीडबैक हो तो प्लीज मेक श्योर आप उसको भी लिखो। आई विल ट्राई इंप्लीमेंटिंग दैट। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट, बाय बाय।